अगर आपकी डॉक्टर ने आपको बता दिया है कि आपका सी सेक्शन ही होगा, आपका थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा है और आपको बता दिया गया, तो क्या वाकई इस डिसीजन को रिवर्ट किया जा सकता है? क्या आपके इस सी सेक्शन को नॉर्मल डिलीवरी में कन्वर्ट किया जा सकता है? ये जानने के लिए इस वीडियो को ज़रूर देखिए, और स्पेशली वो खवातीन जिनको शॉर्ट बताया गया कि ये वजूहात हैं और आपका सी सेक्शन ही होगा। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। थर्ड ट्राइमेस्टर यानी कि 7वां, 8वां और 9वां महीना बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्राइमेस्टर होता है प्रेगनेंसी का। बल्कि ये वो ट्राइमेस्टर है जिसमें मोस्टली जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो अपना सर उठाने लगती हैं। पहले 6 माह बहुत आराम से कई खवातीन के गुजर जाते हैं, कोई मसला नहीं होता, कुछ पता नहीं चलता, कोई जो है कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रही। लेकिन अचानक जैसे ही 7वां महीना शुरू होता है, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कॉम्प्लिकेशंस होना शुरू हो जाती हैं। सो उन कॉम्प्लिकेशन से आप कैसे बच सकते हैं, क्योंकि यही वो कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि आपको नॉर्मल डिलीवरी से हटाकर सी सेक्शन में जो है वो तब्दील कर देते हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ है कि आपकी लैक ऑफ विजिट्स। अगर आपके पहले 6 माह आराम से गुजर गए, तो मैंने अक्सर ये देखा है कि पेशेंट्स ये कहती है कि जो 6 माह गुजर गए हैं, बस अब 2-3 माह रह गए, इसमें हमें बार बार डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, बस अब हम डिलीवरी के टाइम पर ही जाएंगे। और उसमें क्या होता है कि घर पे आप ना तो अपनी कोई मॉनिटरिंग करते हैं, ना आपके कुछ टेस्ट होते हैं। जब आप हमारे पास रेगुलर विजिट्स करते हैं तो हम आपका बीपी चेक करते हैं, आपका शुगर चेक किया जाता है, बच्चे की ग्रोथ चेक की जाती है। अगर ये सब कुछ नॉर्मल हो, वेल एंड गुड। लेकिन अगर कहीं भी इनमें कोई प्रॉब्लम आता है और अगर वो टाइमली पिकअप हो जाता है, तो ट्रस्ट मी, हम आपके सी सेक्शन को नॉर्मल डिलीवरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि अब एक खातून जो आई ही 9वें महीने में ब्लड प्रेशर बढ़ा के आ गई, बच्चे पे असर हो गया, ग्रोथ कम हो गई, रिस्ट्रिक्शन हो गई, बच्चे को ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गई, तो उसमें फिर हम किस तरह से उनकी नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं। लेकिन अगर वो रेगुलर विजिट्स पे थी और 7वें 8वें महीने के शुरू में ही हमें उनका हाई बीपी होता हुआ पता चल गया, उनके स्कैन्स में हमें उसकी एसडी रेशो का बढ़ता हुआ पता चल गया, ग्रोथ, पानी, ये सब चीज़ें अगर हमने डायग्नोज कर ली, तो डेफिनेटली हम उसको मैनेज करते हैं। जो प्रॉब्लम होता है, अगर हम उसका आधा सोल्यूशन उसका डायग्नोसिस होता है। अगर वो टाइम पे डायग्नोज हो जाए और टाइम पे उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है, तो उसका इलाज जो है वो 100% किया जा सकता है। हम बहुत से ऐसे पेशेंट्स जिनका बहुत ही हाई बीपी रहा हो, या कई पेशेंट्स को शुगर डेवलप हो जाती है, लेवल्स बहुत हाई आना शुरू हो जाते हैं, उनको हम टैबलेट्स के साथ या फिर इंसुलिन के साथ उनकी शुगर को मेंटेन कर लेते हैं और 38 वीक्स पे जाके इंडक्शन करके हम उनको नॉर्मल डिलीवर कर सकते हैं। लेकिन अगर ये अनकंट्रोल्ड चलता रहे, शुगर अपने इफेक्ट्स बेबी पे दे दे, बच्चे का साइज जो है वो लार्ज फॉर डेट्स हो जाए कि जो बच्चे की जो जेस्टेशनल एज है वो 32 हफ्ते है या 34 हफ्ते है, लेकिन अल्ट्रासाउंड पे वो 38 हफ्ते का आ रहा है, तो फिर अब उसमें डॉक्टर तो कुछ नहीं कर सकती अगर आप इतना टाइम गुजार के उनके पास चले जाएं। आखिरी 3 महीने के 3 विजिट्स मिनिमम जो है वो आपके होने चाहिए, और वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं हमेशा अपने पेशेंट से कहती हूँ कि जैसे ही आपको प्रेगनेंसी हुई है, प्लीज़ अपने पास एक बीपी अपरेटस और एक ग्लूकोमीटर ज़रूर रखें। डेली बेशक ना चेक करें, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर नहीं है तो आप हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा चेक कर लें, लेकिन चेक ज़रूर करें। इसी तरह शुगर कभी आप फास्टिंग में चेक कर लें, कभी दोपहर के खाने के 1 घंटे के बाद चेक कर लें, कभी रात के खाने के 1 घंटे के बाद चेक कर लें। बल्कि ये भी एक लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन है, बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता कि अगर आपको प्रेगनेंसी है, तो खाने की बाद की शुगर जो है आपने 1 घंटे के बाद चेक करनी है, 2 घंटे के बाद नहीं करनी। बिकॉज़ जो हमने लेवल्स जो है जिनको आइडेंटिफाई करके आपको मैनेज करना होता है, वो खाने के 1 घंटे बाद होता है। अगर आपके पास घर पे ग्लूकोमीटर होगा, घर पे बीपी ऑपरेटर्स होगा, जैसे ही आपको ये फाइंडिंग्स एब्नॉर्मल आएँगी, तो डेफिनिटली यू विल रश टू द हॉस्पिटल, और फिर हम आपकी ये लेवल्स को मैनेज करके आपको नॉर्मल डिलीवरी की तरफ ले जाएँगे। साथ ही साथ एक और जो कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाती है, कई दफ़ा जिगर की सोज़िश हो जाती है, जिसमें लिवर एंजाइम्स जो हैं वो प्रेगनेंसी की वजह से ख़राब हो जाते हैं, और वो कई दफ़ा इतने ड्रास्टिकली बढ़ जाते हैं, यहाँ तक कि खुदा न खास्ता बच्चे की पेट में वफ़ात भी हो जाती है। अगर आप अपने विजिट्स में रेगुलर हैं, आप अपनी कंप्लेंट्स जो है रेगुलरली डॉक्टर्स के साथ डिस्कस कर रहे हैं, तो ये आपके जो ऑपरेशन की अगर आपको बताया गया या ये सारी इंडिकेशंस हैं जो ऑपरेशन की, उनको हम मैनेज करके नॉर्मल की तरफ लेके जा सकते हैं। दूसरा है बेड रेस्ट।
जैसे ही थर्ड ट्राइमेस्टर शुरू होता है, ज़ाहिर है पेट का साइज़ बढ़ जाता है, आपको वीकनेस शुरू हो जाती है, बच्चे की जो डिमांड है डाइट की, ब्लड की, ऑक्सीजन की, वो बढ़ने लग जाती है। सो आपकी बॉडी से न्यूट्रिशन जो है वो मैक्सिमम थर्ड ट्राइमेस्टर में बेबी को ट्रांसफ़र हो रही होती है। सो आपको भी वीकनेस होती है, आई एम श्योर, लेकिन उसकी वजह से कई ख़वातीन बिल्कुल रेस्ट पे चली जाती हैं कि बस अब साइज़ बढ़ गया है, मुझसे खड़े नहीं होया जाता, मुझसे काम नहीं किया जाता, मुझसे वॉक नहीं की जाती, मुझसे एक्सरसाइज़ नहीं की जाती। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स। मेरी हमेशा आपको ये गाइडेंस होती है कि आप प्रेगनेंसी में डे 1 से लास्ट डे तक आपने मोबिलाइज रहना है, चलते फिरते रहना है, पानी जो है वो एडिक्वेट अमाउंट में लेना है अगर आप चाहते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो। चलते फिरते रहना, मोबिलाइज रहना, एक्सरसाइजेस करना, सिर्फ उन लोगों को हम मना करते हैं जिनको बेड रेस्ट जो है वो एडवाइस किया जाता है। सो बेड रेस्ट पे मैं आगे फिर एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें वो कंडीशंस हम डिस्कस करेंगे कि जिसमें आपको वाकई बेड रेस्ट करना है। बहरहाल अभी हम इस चीज़ पे हैं, वो खवातीन जिनको बेड रेस्ट एडवाइस नहीं है उनको क्या करना है। तीसरी चीज़ है डाइट। अगर आप अपनी डाइट में जंक लेंगे, आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे, चीनी, चिकनाई, चावल, मैदे की रोटी, तो आप यकीन करें आपका वेट जो है वो ज़्यादा पुट ऑन होगा। जैसे जैसे आपका वेट बढ़ता जाता है, आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम हो जाते हैं। एक आइडियल वेट गेन प्रेगनेंसी में जो होता है वो 12 किलो होना चाहिए, 12 से 15। अगर आपका टोटल वेट गेन 12 से 15 किलो हुआ है तो डेफिनेटली, और कोई अगर रीज़न नहीं है तो आपकी डिलीवरी जो है वो नॉर्मल हो सकती है। लेकिन कई खवातीन 25-30 किलो जो है वो वज़न बढ़ा लेती हैं, तो उसमें फिर नॉर्मल डिलीवरी मुश्किल हो जाती है। जो यूट्रस में पेन्स आती हैं वो बेली फैट में ही कहीं ना कहीं गुम हो जाती हैं, और प्रॉपर यूट्रस जो है वो कंट्रैक्शन के बाद ओपन नहीं होता, और ना ही बेबी का हेड नीचे जाता है। सो ये वो फैक्टर्स हैं जिन पे गौर नहीं किया जाता, जिन पे जोर नहीं दिया जाता, जो कि आपके सी सेक्शन आपकी एक चलती फिरती नॉर्मल डिलीवरी को सी सेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर आपको सी सेक्शन बताया गया है लेकिन आप इन सब चीज़ों पे अमल कर रहे हैं जो कि मैंने आपको बताई हैं, तो आपके इसी सी सेक्शन को हम नॉर्मल डिलीवरी में कन्वर्ट कर देते हैं और आप नॉर्मली डिलीवर हो जाती हैं। हाँ, कुछ कंडीशन ज़रूर ऐसी हैं कि जिसमें अगर आपको सी सेक्शन बताया गया है तो वो सी सेक्शन ही होगा। अब आप अगर ये कहें कि आपके पहले 2 या 3 सी सेक्शंस हैं लेकिन आप इन चीज़ों को फॉलो करें तो आप कहें जी अब हमारी फिर नॉर्मल क्यों नहीं हो रही। सो अगर तो आपके एक से ज़्यादा सी सेक्शंस हैं तो फिर आपके सी सेक्शन ही होगा। अगर आपके बच्चे का लाए जो है बच्चा आड़ा है या बच्चा उल्टा है तो उसका सी सेक्शन होगा। अगर जो है प्लेसेंटा आमल जो है वो नीचे है तो आपका सी सेक्शन होगा। बच्चे की जो है लार्ज फॉर डेट्स है, यानी वेट बहुत ज़्यादा है तो आपका सी सेक्शन होगा। उसकी लाई एबनॉर्मल है, उसकी प्रेजेंटेशन एबनॉर्मल है तो भी आपका सी सेक्शन होगा। और अगर बच्चे की ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई हुई है, बच्चे का एसडी रेशो ज़्यादा है, हमें ये लगता है कि इन सब चीज़ों के बावजूद बच्चा जो है वो लेबर नहीं ले सकता, तो फिर आपका सी सेक्शन होगा। अदरवाइज पिछली जो कंडीशंस हमने डिस्कस की हैं, अगर वो टाइमली मैनेज और पिकअप हो जाए तो आपका एडवाइज्ड सी सेक्शन भी नॉर्मल डिलीवरी में तब्दील हो सकता है।